वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यदि आवाज़ आ रही हो, क्लास स्टार्ट हो गई हो तो फटाफट ये सर बोलो कि यस सर आवाज़ आ रही है, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो यदि आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट पहला काम यही है कि अपने प्ले स्टोर पर जाइए। iOS आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर पर जाइए और वहाँ से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपना नाम भरिए, ठीक है, मोबाइल नंबर भरिए, मोबाइल नंबर भर के अपना टारगेट चूज कीजिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, लेखपाल, दरोगा, आईआईटी, एआईट्रिपल, जेई, जो भी इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बोला है, इंडिया का बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बोला है, इसका मतलब है कि ऑल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फटाफट आपको डाउनलोड करना है और अपना गोल चूज करना है। आपने जो सोचा होगा कि मैं इस एजुकेटर से पढ़ूंगा जाकर, आगे चल के दिल्ली में पढ़ूंगा जाकर, लखनऊ में पढ़ूंगा जाकर, मुंबई जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, अगर आपने सोचा है तो आप घर पे बैठे रहिए, अपने एजुकेटर को अपने सामने लाइए, अपने फोन खोलिए, है ना, लैपटॉप खोलिए और फटाफट उसको देखना शुरू कीजिए। अब कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बेटा। यहाँ पर मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस। जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है आप सिर्फ पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट नहीं करेंगे। तो मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही मान लीजिए कि आप युद्ध की तैयारी लगातार करते रहे। आपने खूब तीर तलवारबाजी चलाना सीखा, खूब तलवार चलाना सीखा, लेकिन अंत में जब हम सामने गए तो चक्रव्यूह समझ ही नहीं पाए। तो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली लाइव क्लासेस, अच्छा, जो चौथी क्लास होती है हमारे यहाँ पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, हर चौथी क्लास आपकी डाउट सेशन होता है। यानी 3 क्लास आपको पढ़ा दिया जाएगा, इसके बाद चौथी जो क्लास होगी आपके डाउट के लिए होगी, है ना। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग का पहले से प्री प्लान होता है कि आपको कितना पढ़ाया जाए जो आपके पेपर में आ जाए। फर्जी की चीजें नहीं पढ़वाते हम लोग, ओके। अगली बात समझिए कि हर चौथी क्लास डाउट क्लास होती है। अगली बात समझिए, अच्छा, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास भी देख सकते हैं और प्लस क्लास भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। प्लस क्लास लेते हैं तो आपको ये सब मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं, जो भी टीचर पढ़ाता है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर। लेकिन अगर आप फ्री में क्लास करते हैं तो आपको गाइडेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि फ्री में अगर आप पैसा नहीं देंगे तो गाइडेंस नहीं मिलेगा, नहीं, टीचर आपको गाइडेंस करती है, अनअकैडमी आपको गाइडेंस करती है। जरूरी नहीं कि हर बार पैसे ही ले ले आपसे, ठीक है ना। वो तो उनके लिए है जो बिल्कुल भी बेसिक से जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त है, वो जिनको पता ही नहीं है कि इतिहास का मतलब क्या होता है ना। इस प्रकार से अगला समझिए, यहां पर आपके लिए दिवाली ऑफर आ गया। दिवाली समझ रहे हैं, मतलब कि अगर नौकरी आ रही है मतलब दिवाली आ रही है। ऐसा नहीं कि नवंबर में दिवाली मनेगी, अरे हाँ कि ना। इसलिए आपके लिए लक्ष्य बैच लाया गया है। फाउंडेशन कोर्स है बेटा ये यूपीपीएससी का, और टारगेट किया गया है 2022 को। 2022 का पेपर भी आपका लगभग मई जून में हो जाना चाहिए, है ना। और 15 फरवरी से ये बैच स्टार्ट है हमारा। और ये बैच 100 डेज का जीएस स्पेशल कोर्स है। ये आपका पीसीएस प्री को देखते हुए 2021 का ये शुरू हो रहा है 16 फरवरी को, 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है। जून में आपका पेपर है 13 जून को। आरओ एआरओ अगस्त में आपका पेपर है, 16 फरवरी को ये स्टार्ट हो रहा है और आपका 3 महीने का बैच है। अच्छा, प्री निकाल के क्या झंडे गाड़ देंगे? नहीं, जब तक मेंस नहीं निकलता है ना। तो मेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यदि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, या फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में है, तो 3 सब्जेक्ट आपके आ चुके हैं। हिस्ट्री का बैच भी आ चुका है, तारिक खान जी का, आप दे सकते हैं उसको। और 15 फरवरी और 18 फरवरी को, 15 फरवरी को आपका सोशियोलॉजी का बैच आ रहा है और 18 फरवरी को आपका पॉलिटिकल साइंस का यूपीपीएससी मेंस, है ना, ऑप्शनल बैच आ रहा है आपका। टीम आप देख सकते हैं, फटाफट टीम देख लीजिए भाई, है ना। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं है। हम लोग तो अपने समय में दूर दूर तक जाया करते थे और बड़ी बड़ी बहुत भारी भारी भीड़ हुआ करती थी। 400-500 बच्चा बैठा रहता था, ऐसे बोंग ऐसे बैठे रहते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था ना, टीचर से कुछ पूछ सकते थे। यहाँ पर तो आपको हर चौथी क्लास डाउट सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। टॉप एजुकेटर से पढ़िए, रिवीजन एंड पीडीएफ नोट्स लीजिए, लैंग्वेज हिंदी है, साप्ताहिक आपको कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाएगा आपको जो पढ़ाया जाएगा। ये है आपका लक्ष्य बैच के फैकल्टी, अनु उपाध्याय जी, ओपी चौधरी, तारिक खान, इनका हिस्ट्री स्पेशल बैच आया, आपने देखा ही है। भरत, अंकुर यादव और गौरव शुक्ला जी। अगला यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल के लिए आपके पास है मुकेश कुमार जी, और यूपीपीएससी पॉलिटिकल साइंस के लिए मेंस के लिए आपके पास है सुमित महेश्वरी जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, आरओ की ये टीम आपकी है, फटाफट आपने देख ही चुके होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, है ना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आप लें तो 12 महीने और 24 महीने वाला ही ले,
ठीक है ना। 12 महीने की जो फीस है आपकी, मतलब आज से लिए 583 रुपए महीना, 583 रुपए महीना कुछ नहीं होता बेटा आपके जीवन को, करियर को बनाने के लिए। तो जो फीस 7,000 रुपए है, ये नीचे रेफरल कोड लिखा हुआ है। इस रेफरल कोड में अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हैं SACHAN, तो आपको सीधे 10% डिस्काउंट मिलता है। अभी मैं आपको एक बड़ी न्यूज बता देता हूं कि 1 मार्च से जो आपको रेफरल कोड डालने पर जो आपको है ना 10% डिस्काउंट मिल रहा था, अब रेफरल कोड डालने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा 1 मार्च से। तो 1 मार्च से पहले पहले मैं चाहता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी लाभ उठा लिया जाए। जो भी फीस है उसमें 10% डिस्काउंट के साथ आप फटाफट कोर्स परचेस कर लें। ये है आपका 6300 रुपए का, और अगर ये कोड डालेंगे जब SACHAN, और जो 8400 रुपए का कोर्स है 2 साल का, वो आपका हो जाएगा 7560 रुपए का। ये कोड याद रखिएगा, SACHAN ये मेरा है, ठीक है ना, यानी कि आप मेरे अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और अब सबसे बड़ी बात, अब क्या सबसे बड़ी बात, अब मैं यहां पर कहूंगा आपसे जितनी जल्दी हो सके फटाफट इतने लोगों को आज जोड़ दीजिए। आपके कहने पर ही, आपके कहने पर ही हम लोग आपके लिए UPPSC का बैच लाए हैं 2021 का। जून में 13 जून को इसका पेपर है ना। वरना हमारा चक्रव्यूह बैच जो चल रहा था वो बहुत बेहतरीन चल रहा था, आपने भी देखा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप देखें, ठीक है ना। आपके कहने पर आपने लगातार कमेंट किए थे, सर मेरा 13 जून को पेपर है, UPPSC का RO ARO का पेपर होगा अगस्त में, प्लीज सर प्लीज प्लीज करके आपने इतनी बार प्लीज किया कि हमने कहा चलो ठीक है लाते हैं द्रोणाचार्य बैच, ठीक है। और गुरु तो गुरु, द्रोणाचार्य बैच A to Z शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास से। और एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी यस बोलो तो मैं बता दूं फटाफट। अगर आप यस सर बोलो तो मैं आपको एक बात बता दूंगा आज, और वो बात आप मैच करा लीजिएगा किसी भी चीज से, मजा आ जाएगी जल्दी से। लेकिन शेयर करो फटाफट, पहले शेयर करोगे तो आगे बढ़ेगा मैटर, शेयर नहीं करोगे आगे मैटर नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। मैं तो सोच रहा हूं आपको पूरा इतिहास पढ़ा कर जाऊंगा, पूरा इतिहास पढ़ा कर जाऊंगा, ठीक है। आपका जो 13 जून को पेपर होने वाला है UPPSC का, 13 जून को जो UPPSC का पेपर है उसके पहले पहले मैं आपका पूरा इतिहास खत्म करके जाऊंगा। हो सकेगा तो और भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी करा दिया जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे बोल रहा हूं जो उसके ऊपर समझ लीजिएगा, आज मैं आपके सामने मिडिवल हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लाऊंगा। मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन लाए हैं, ये सिर्फ डेमो के लिए है। डेमो समझ रहे हैं। यदि आपने आज इस 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन, छोड़ो बहुत ज्यादा हो गया ना, मात्र 35 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चनों में यदि आपने 35 क्वेश्चन कर लिए तो विश्वास मान लीजिए इस बार का जो जून में UPSC का पेपर होने वाला है और जो UPPSC का पेपर होने वाला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार वाला चाहे पेपर हो, MPPSC हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, इन 50 क्वेश्चन में यदि आपने 70% मात्र 35 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको बस हल्की सी गाइडेंस की जरूरत होगी। लेकिन अगर 35 से नीचे गिरे स्कोर तो समझ जाइएगा आपका बेस बहुत कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि 50 में 35 सही करने होंगे आपको, इस उम्मीद के साथ हमारी तरफ जुड़िए। और 35 ना सही हो तो फिर हमसे मिलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा क्या करना है। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया है। इस पहले क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए फटाफट। सुनील यादव, अमर सिंह निषाद, विनोद कुमार यादव, सुनील यादव, दीपक कुमार, RJ लववंशी, यज्ञेश चतुर्वेदी, है ना। ओके, यदि हो गया तो बेटा जल्दी बोलो यस सर। यदि क्लास स्टार्ट हो गई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि यस सर क्लास स्टार्ट हो गई है। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बेटा जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या क्लास स्टार्ट हो गई है? यदि क्लास स्टार्ट हो गई तो यस सर बोलो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखने लगा है तो भी यस सर बोलो। और मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने आज 50 में मात्र 35 क्वेश्चन है, 70% क्वेश्चन कर लिए तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि किसी टीचर के पास जाके मैं तैयारी करूं। सिर्फ 35 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ओके। पवन कुमार, करुणानिधि, स्मिता सिंह, बेटा जल्दी शेयर कर दो, है ना। स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन सामने लिखा हुआ है, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? पहले का आंसर बी बता रहे हैं बच्चे, कृषि पर कर था, भूमि संपत्ति हस्तांतरण पर कर था, भूमि पर माफी थी, और या फिर सिंचित कृषि पर कर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है सी, बच्चे बता रहे हैं डी, बी। चलिए मैं आपको देखता हूं। देखो भाई, एक है जजिया, आराम समझिए, एक है जजिया, आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक है जकात,
एक है खराज या उस्र और एक है खुम्स। ठीक है, समझिएगा, ये 4 टैक्स याद रखिए, जजिया, जकात, खराज या उस्र और खुम्स। जजिया क्या है? जो मुसलमान नहीं थे, जो मुसलमान नहीं थे, मैं उनकी पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो मैं वनडे लेवल पर नहीं कूदूंगा कि लेखपाल का, है ना, रेलवे का, इन पर नहीं आऊंगा। अब मैं थोड़ा सा लेवल मेंटेन करूंगा बेटा, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूं, जिसको क्लास सही लगे तो ठीक है, जिसने यूपीपीएससी का और यूपीएससी का एग्जाम भरा हो उसके लिए ठीक है, वरना वनडे लेवल वाले आज हमसे दूर जा सकते हैं, है ना, जिनका लेवल बहुत डाउन है। लेकिन अगर जिसको अपना लेवल हाई करना है वो आज बना रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज 10 बच्चे भी देखेंगे हमको तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बच्चे जिनका यूपीपीएससी का पेपर है, जिनका यूपीएससी का पेपर है जून में, ओके, और चक्रव्यूह भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो याद करते हैं, समझिएगा, एक है जजिया। अभी आपने चेक कर लीजिएगा, एक और बात, अपना पेज निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन गलत हो जाए, है ना, उसके आगे गलत लिख लीजिएगा। आपको 50 में 35 सही करने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक है जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया क्या है? वो व्यक्ति जो मुसलमान नहीं होते हैं, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है जजिया, है ना। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर लगातार ये चलता रहा, अकबर ने समाप्त करवाया, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जजिया क्या है, हमने पढ़ाया भी, आप देख भी सकते हैं। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। जकात क्या है? जो मुसलमान धनी होते थे, जैसे कि जो मुसलमान नहीं होते थे वो जजिया देते थे, लेकिन जो मुसलमान होते थे, लेकिन जो धनी मुसलमान होते थे, है ना, उनकी संपत्ति का 1/40वां भाग, है ना, कर के रूप में लिया जाता था। तो धनी मुसलमानों की आय पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको कहते थे जकात, ठीक है ना। कृषि पर जो कर लगाया जाता था, कृषि पर, है ना, कृषि पर जो कर लगाया जाता था उसको कहते थे खराज, ठीक है ना। खराज जो था, है ना, ये कभी बढ़ता था तो ये कभी घट जाता था, लेकिन उस्र ये भी एक प्रकार से कृषि कर था, लेकिन ये 1/10वां भाग लिया जाता था, यानी जितनी भी उपज होती थी कृषि में उसके 1/10वां भाग लिया जाता था, ठीक है। खुम्स युद्ध में लूटे गए धन का, युद्ध में लूटे गए धन का 80% सैनिकों को दे दिया जाता था। युद्ध में लूटे गए धन का 80% सैनिकों को दे दिया जाता था और 20% राजा को दे दिया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, इन लोगों ने खुम्स को उल्टा कर दिया था, 20% सैनिकों को देते थे और 80% खुद रख लेते थे। सिकंदर लोधी एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने युद्ध में लूटे गए धन और गड़े हुए खजाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया था, ठीक है ना। बेटा आज आपको लग जाएगा, आज आपको लग जाएगा कि आप लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आज आपको लग जाएगा कि आप लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आज आपको, आज अब हमसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो आपने बहुत वनडे खींचा है ना, आप थोड़ा सा लेवल मिला है। आप, मैं चाहूंगा कि जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो सीधे डिप्टी एसपी बने। इस बार एसडीएम की वैकेंसी तो नहीं है, हो सकता है इंक्रीज हो जाए, 1-2 आ जाए, 3-4 आ जाए, तो आप एसडीएम, डिप्टी एसपी, प्राचार्य, है ना, यदि आपका पास बीएड है तो मैं चाहता हूं कि आप बने, है ना, इस बार यूपीपीएससी निकालें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जजिया, जकात, खराज और खुम्स ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कृषि पर कर। तो पहले का आंसर है ए, है ना। सिंचाई पर जो कर लगाया जाता था, सिंचाई पर कर लगाने की शुरुआत करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई पर कर लगाने की बात करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, और सिंचाई पर जो कर लगता था उसको कहते थे हक ए सर्ब। क्या कहते थे? हक ए सर्ब कहते थे। क्लियर है? ओके। आशुतोष मिश्रा जी, गुरुजी पैर लगो, मेरी एक प्रॉब्लम है गुरुजी, प्लीज मदद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी तैयारी करूं। अप्रैल में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, मई में यूपीपीएससी का एग्जाम है। बेटा ऐसी तैयारी करो जो सब एक साथ निपट जाए, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा कृषि पर कर, और ये समझ लीजिए फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई पर टैक्स लगाया था, है ना, और इस कर को कहते थे हक ए सर्ब। क्या कहते थे भैया? हक ए सर्ब। चलिए, बहुत लोगों का गलत हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया? किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने, है ना, ससुर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर या अपने चाचा का हत्या करी थी, है ना, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ओके। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प।
अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को भी बेटा हम लोग अकबर का पूर्वगामी कहेंगे, ठीक है ना, या फिर सल्तनत युगीन, सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। अकबर का पूर्वगामी अलाउद्दीन खिलजी को कहेंगे। इसको हम लोग सिकंदर ए सानी भी कहेंगे, सिकंदर ए सानी। दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर, या यामिनी उल खिलाफत अमीर उल मोमिनिन, यामिनी उल खिलाफत अमीर उल मोमिनिन, ये उपाधि भी किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। तो इसका आंसर हम लोग बी बता रहे हैं। ओके, इसका आंसर बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, मतलब बड़ी बात है यार, इसका आंसर बता देना। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में किसने कार्य नहीं किया था? तो इसका आंसर है खिज्र खान, बिल्कुल सही है, खिज्र खान। अलाउद्दीन खिलजी को जलोदर नाम की बीमारी हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को ड्रॉप्सी रोग हो गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी को जलोदर रोग हो गया था तो खिज्र खान है ना अय्यासी में भरपूर डूबा हुआ था। बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ, डाक व्यवस्था की शुरुआत करी थी, है ना, दीवान ने मुस्तकराज विभाग बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, जो भी दुकानदार सामान कम तौलता था उसका उतना मांस निकलवा लेता था। तो सामान कम तौलने पर मांस निकलवाने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। बात समझ आ रही है? बहुत सारी चीजें जिसने हमसे पढ़ा है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में, है ना, मलिक काफूर को खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर एक हिंदू जाति का हिजड़ा हुआ करता था, उसको 1000 दिनारी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको भेंट भी किया था। चलिए, ये सब चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या है? खिज्र खान है। अभी मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना शुरू कर दूं, है ना, तो लगता है 3-4 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे, फिर ऐसे धीमे धीमे अगर 1 बाय 1 करेंगे। तो इसका आंसर है खिज्र खान। तो इसका दूसरा आंसर भी सही हो गया, बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध के विस्तृत वृत्तांत का प्राप्त होता है ना, समझिए जरा सा। मतलब कह रहा है कि सिंध अभियान, अब सिंध अभियान किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा मोहम्मद बिन कासिम। सिंध अभियान किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, है ना। और उस समय सिंध में कौन सा वंश चल रहा था? ब्राह्मण वंश चल रहा था। जिसने पढ़ा है वो तो बता देगा, ब्राह्मण वंश चल रहा था। और इस वंश का राजा कौन था? दाहिर था, है ना। इसका बेटा कौन था? जयसिंह था। पत्नी कौन थी? रानी लाडी थी, है ना। उसकी 2 पुत्रियां थी, सूर देवी, परमल देवी, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सिंध का जो अभियान है मोहम्मद बिन कासिम का, ये किस किताब से पता चलता है? तो तारीख है फिरोज शाही की अगर हम लोग बात करें तो ये जियाउद्दीन बर्नी की है। चलो कोई बात नहीं, अब बाद में बात करेंगे। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है चचनामा। और चचनामा के राइटर कौन है? तो संभवतः अली नाम के व्यक्ति को इसका राइटर मानते हैं, वरना गुमनामी लेखक है। तो इसका आंसर आएगा अली, या भी चचनामा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। अरे बहुत प्यारे क्वेश्चन, है ना। यदि यूपी पीसीएस या यूपीएससी इस पर क्रैक करना है तो लगातार, अब हमको लगातार जून तक ज्वाइन करते रहिए, हो जाएगा काम। तो चंदन सिंह, अर्जुन सोलंकी, अजय कुमार, आशुतोष मौर्य, फटाफट बताना भाई कि संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय क्या था। चलिए मैं आपको बताता हूं। जो तिब्ब ए सिकंदरी है, जो तिब्ब ए सिकंदरी है, इसको हम लोग कहते हैं फरहंग ए सिकंदरी। इसको हम लोग कहते हैं फरहंग ए सिकंदरी। चलिए, अगर अब भी नहीं आप समझ पाए हो तो मैं बता देता हूं, इसका अनुवाद फारसी में किया गया है, संस्कृत से इसका अनुवाद फारसी में किया गया है। और जिसने ये सब किया है वो सभी कविताएं अपनी गुलरुखी के नाम से लिखता था। वे सभी कविताएं अपनी गुलरुखी के नाम से लिखता था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। चलिए एक और बताता हूं मैं आपको, जिसने ये सब लिखा है, जिसने ये सब लिखा है उसकी मम्मी, है ना, हिंदू थी, लेकिन उसका नाम निजाम खां था। आगे चलकर उसका नाम सिकंदर लोधी हो गया। अच्छा, राजद पाल जी कह रहे सर आपसे पढ़ा था, क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, फरहंग ए सिकंदरी एक आयुर्वेद ग्रंथ था, है ना। तो संस्कृत के यानी कि मंदिर में लूटे गए जो भी ग्रंथ, जैसे ज्वालामुखी मंदिर तोड़ दिया था इसने, है ना, पूरी मंदिर को लूटा था, तो वहां से जो भी संस्कृत के ग्रंथ प्राप्त हुए थे उनका अनुवाद किया था आयुर्वेद ग्रंथों का, और उसका नाम दिया गया था फरहंग ए सिकंदरी या तिब्ब ए सिकंदरी। इसका आंसर है आयुर्विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भैया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अल बरूनी, अब आपको पता है
कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा, तो सही सुमेलित पूछा है, गलत, क्योंकि अल बरूनी जो था इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, है ना, इसका अनुवाद भी किया है अंग्रेजी भाषा में। हसन निजामी गलत हो गया, तारीख हिंद गलत है। बर्नी तबकात ए नासरी गलत हो गया, क्योंकि तबकात ए नासरी किसकी है, तबकात ए नासरी है मिनहाज उस सिराज की, तबकात ए नासरी है मिनहाज उस सिराज की। क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया। तो आमिर खुसरो तुगलकनामा बिल्कुल सही है। आमिर खुसरो का असली नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन, है ना। आमिर खुसरो को हम लोग भारतीय, है ना, या फिर हिंदू और इस्लामी शैली का मिश्रण देख सकते हैं आमिर खुसरो में। आमिर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली एटा में हुआ था, ठीक है। आमिर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है, तबले का आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार किया था, है ना, वीणा में सुधार किया था, इसको तूतिया ए हिंद के नाम से जानते हैं। आमिर खुसरो ने अपना जो गुरु है वो शेख निजामुद्दीन औलिया को माना था, शेख निजामुद्दीन औलिया को माना था। और बर्नी आमिर खुसरो का दोस्त हुआ करता था, हालांकि आमिर खुसरो बर्नी से 32 साल बड़ा था। चलो छोड़ो, इसकी कोई बात नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आई, तो इसका आंसर है आमिर खुसरो, यही सही सुमेलित था, बाकी गलत हो गए थे। अगला, नहीं, आज की क्लास सिर्फ डेमो है, आज की क्लास सिर्फ डेमो है। अगर आप आज की क्लास को समझ गए, यदि आज आप लेवल को समझ गए अपने कि यूपी पीसीएस आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यूपीएससी आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस इसको समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। क्लियर है, मेरा कोई मकसद नहीं है आपको कठिन देने का, मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा मकसद सिर्फ एक है, जो पेपर में आने की संभावना जिसकी है, प्रीवियस ईयर के पेपर से आप कितना पेपर फंसा लोगे, 20 से 25%। अरे भाई, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर आप 20 से 25% फंसा लोगे, यूपीएससी फंसा पाओगे क्या? यूपीएससी तो 2% भी नहीं फंसा पाओगे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए, है ना, वही मैं कह रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो अब यहां पे एक बात समझिएगा कि किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय, अब ये ईरान लिखा हुआ है, अगर यहां पर ऑप्शन में इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अच्छा रुकनुद्दीन फिरोज जान रहे हो ना कौन है? इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज जब घूमने चला गया, आलसी प्रवृत्ति का था, तो इसकी मां शाह तुर्कान ने गद्दी संभाली और रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर, कुबा एवं कुला पहनकर लोगों के सामने जनता के सामने न्याय मांगा और गद्दी पर बैठ गई। मलिक हसन को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जलालुद्दीन याकूत को उसने अपना, है ना, आमीर आखुर बनाया, अमीर शिकार उसने बलबन को बनाया, यही तो बनाया था। और कबीर खां को लाहौर का गवर्नर बनाया था, और कबीर खां ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले, है ना, रजिया के खिलाफ विद्रोह किया था, है ना। और पंजाब का गवर्नर कौन था? तबर हिंद का अल्तुनिया, इसके भाई बहराम ने फंसा दिया था, तो अल्तुनिया से शादी करनी पड़ गई थी रजिया सुल्तान को। नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ ये उनके लिए है, ये क्लास आज की सिर्फ उनके लिए है जिनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो कि अरे यार इतिहास तो फाड़ फूड़ फेंक देंगे भाई, गदर काट देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, और लगा के घूम रहे हैं घटना चक्र, ठीक है। जो घटना चक्र लगा के घूम रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं कि इस बार तो एसडीएम मेरा है, तो विश्वास करिए कि जिन्होंने, अगर पेपर थोड़ा सा कठिन बना, थोड़ा सा और कठिन बना, तो समझ जाइए वही पास होगा जिसने कठिन लेवल से तैयारी करी है। हम तो ये कहते हैं कि ऊपर पहाड़ी पर बैठ जाओ और नीचे से निशाना लगाओ, अच्छा ये लो लेखपाल तड़ाक, ये लो यूपी से तड़ाक, ये लो आरो धाम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप पहाड़ी चढ़ो, अरे मैं कह रहा हूं आसमान से गिरोगे खजूर पे लटकोगे, लेकिन खजूर पे ही चढ़ने की कोशिश करोगे तो नाले में गिरोगे जाके, ये समझ लो, ठीक है। हाँ देखो भाई, अगर यहां पर ईरान को हम लोग कहते हैं फारस, अब हमारी आंखें जो है वो ढूंढ रही हैं, मेरी आंखें ढूंढ रही हैं कि यार देखो फारसी रीति रिवाज शुरू जिसने किया था उसका नाम तो बलबन था, जिसने फारसी रीति रिवाजों को शुरू किया था वो कौन था भैया? बलबन था। अब भैया दिमाग खराब कि भाई फारसी रीति रिवाजों को जैसे सिजदा शुरू कर दिया, है ना, कि सरदार को देखो, सुल्तान को देखो, सर झुकाओ, है ना, सर झुकाते हुए पैरों को चूमो, पाबोस शुरू कर दिया, है ना, तुलादान प्रथा शुरू कर दी, नवरोज त्योहार मनाना शुरू कर दिया।
तो ये सब भी तो क्या है, ये सब भी तो बेटा आपका फारसी रीति रिवाज है, लेकिन इसका तो आंसर बलबन है। इसका आंसर क्या है, बलबन है। लेकिन फंस गया मैटर, बलबन तो यहां पर है नहीं यार। अब मेरी निगाह ढूंढे यहां वहां, कहां 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 कहां, फंस गया जहान। ठीक है, अब क्या करा जाएगा? तो अब इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। फारसी रीति रिवाज या ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण करके उन्हें भारतीय वातावरण में मिलाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ये आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने फारसी रीति रिवाज भी, मतलब फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को शुरू किया था अपने यहां पर। आगे चलकर बलबन ने भी यही किया था। क्यों किया था बलबन ने, यह समझो। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था। इसने 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसको हम लोग कहते हैं तुर्कानी ए चहलगानी, जिसको हम लोग कहते हैं तुर्कानी ए चहलगानी या चरगान या चालीसा। और इल्तुतमिश ने ही, है ना, बलबन को अपना गुलाम बनाया था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर जीतते समय खरीदा था। ठीक है, शिवम बघेल जी कॉल कर लीजिएगा। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर जीतते समय खरीदा था। ठीक है, बलबन को कहीं ना कहीं लगा कि इल्तुतमिश ने साम्राज्य बहुत अच्छा संभाला है, तो हम भी फारसी रीति रिवाज आगे चलकर चलाएंगे। बलबन ने अपने आप को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ा और सभी त्योहार बंद करवा के बलबन ने ये सब चीजें शुरू करवाई थी। तो इल्तुतमिश की थोड़ी सी कॉपी थी ये, है ना। इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी संगठन बनाया, इकता प्रणाली की शुरुआत करी। इकता प्रणाली यानी सैनिकों को वेतन के स्थान पर जागीर या जमीन दे देने की प्रणाली शुरुआत करी। इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के चलवाए थे। अब लोग सोचते हैं अच्छा इसने अरबी होगा, नहीं, सिक्के सिर्फ अरबी चलवाए थे। टंका और जीतल, चांदी की टंका मुद्रा थी और जीतल जो थी वो तांबे की मुद्रा थी। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। चलो, होश उड़ रहे हैं तुम लोगों के। लिखा हुआ है संसगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था। ओ माय गॉड, बताओ, 4 जीतल, 8 जीतल, 6 जीतल और 10 जीतल। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि संसगनी जो सिक्का है ये किसने चलवाया था? तो संसगनी सिक्का चलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। संसगनी जो सिक्का है वो चलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 2 फारसी सिक्के चलवाए थे और इन सिक्कों का नाम था अद्धा और पौआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अद्धा और बिक। समझिए, फिरोज शाह तुगलक ने एक चांदी का सिक्का चलवाया था और 2 फारसी सिक्के यानी मिले जुले सिक्के चलवाए थे, अद्धा और बिक। तो ये संसगनी था, है ना, ये था 6 जीतल का। ये जो संसगनी था ये 6 जीतल का था भैया। ठीक है, और बात बताता हूं आपको, जो अरबी सिक्के चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, जो अरबी सिक्के चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, उसमें एक टंके में 48 जीतल थे। उसमें एक टंके में 48 जीतल थे। तो पेपर में आता है अलाउद्दीन खिलजी के समय नमक कितने जीतल था, घी कितने जीतल हुआ करता था, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, डरिएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किसको 1000 दिनारी कहा जाता था? अब मैंने अभी बताया कि 1000 दिनार में खरीदा था, है ना, 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को। और मलिक काफूर हिंदू जाति का हिजड़ा हुआ करता था। और ये अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि मलिक काफूर को, है ना, किसने खरीदा था, तो नुसरत खान ने। नुसरत खां गुजरात जीतने गया था। नुसरत खां गुजरात जीतने गया था और गुजरात जीतते समय ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनारे में खरीदा था, है ना, और जलालुद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ठीक है, इसका आंसर है मलिक काफूर। नुसरत खान मत लगा दीजिएगा, नुसरत खान ने खरीदा था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन प्रभा सूरी, अब आपको अगर पता होगा जिन प्रभा सूरी किसके दरबार में थे तो आप बता ले जाएंगे, वरना छोड़ देंगे, है ना। जैन विद्वान है जिन प्रभा सूरी, चंद्र प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी, ये सब जैन विद्वान हुआ करते थे। बताओ भाई, फटाफट बताओ। ये मुबारक खिलजी जान रहे हो?
इसने अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया था। छोड़ो, अच्छा बाद में बताएंगे। बहलोल लोधी, इसको बकलोल भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जबकि सही शासक था। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलवाए थे। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलवाए थे और यही सिक्के अकबर के समय तक चलते रहे थे। बेटा समझ में आ रहा है? मतलब बहलोल लोधी ने अपने साम्राज्य जो बहलोली सिक्के चलवाए थे वो अकबर के समय तक चलते रहे थे। तो इसका आंसर बता रहे नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। अरे मैंने तो चिल्ला चिल्ला बताया भी है यार। चलिए मैं बताता हूं। एक ऐसा व्यक्ति, इसका आंसर वो है जिसको कहा जाता है आधा पागल, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। जियाउद्दीन बर्नी ने इसको कहा है विद्वान मूर्ख। ठीक है ना? तो इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम है जौना खां, और जौना खां की याद में या जूना खां, जौना खां या जूना खां की याद में, है ना, जौनपुर की स्थापना करवाई थी इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर को हम लोग सिराज हिंद कहते हैं, सिराज हिंद कहते हैं। जौनपुर में है अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद, जिसको बनवाया था इब्राहिम शाह शर्की ने, इब्राहिम शाह शर्की ने। अब आप लोग सोच रहे होगे, आपके मन में हो रहा होगा, हाँ यार ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने चाहिए कि जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, है ना, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बेटा ये सब कर लेंगे, जो सब कर लेंगे और वो तुम भी कर लोगे, मेरिट बराबर बराबर जाएगी। जो सब कर लेंगे वो तुम भी कर लोगे, लेकिन जो फिर तुम कर लोगे वो फिर दूसरा नहीं कर पाएगा, तो सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारा ही होगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आने जाने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। नहीं समझे? यज्ञेश चतुर्वेदी, पवन पंडित, है ना, आज वैसे भी हम जान रहे थे आज की क्लास में लोग बहुत कम रहने वाले हैं और बहुत कम हो जाएंगे अभी, लेकिन यही सिलेक्शन देकर जाएंगे, मुझे इतना पता है ना। हलवा हलवा क्वेश्चन कराओ, सब आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन लगाओ भैया। सबको पता है गज ए सिकंदरी पैमाना जो था वो सिकंदर लोदी ने चलवाया था, सबको पता है ना। लेकिन गज इलाही जो अकबर ने चलवाया था, ठीक है, तो गज सिकंदरी और गज इलाही में जो अंतर है वो कितने का है? यानी गज ए सिकंदरी कितने इंच का था और गज ए इलाही कितने इंच का था, और उसका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, सुपर चैट को भी एक बार देखा जाएगा। अभी जो जूनियर वाली भर्ती आई है आपकी, है ना, जिसका 17 फरवरी से शायद फॉर्म शुरू होने वाला है, उसका पहले पूरा डिटेल आ जाने दो। 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे वो पता है, बाकी जो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने हैं उस पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलो, तो अगर एक आपको पता होता तो आप कर ले जाते। गजे सिकंदरी 39 का था, अगर 39 आपको पता था तो गजे इलाही 41 का था। ये सही हो गया आपका। निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? बताओ फटाफट। हाँ, ए सही हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन था, क्योंकि 39 वाला आपको पता था तो 41 अपने आप पता चल गया। अभी कठिन हो जाता तो हवा निकल जाती है। अभी मैं सन की डंडी लिख देता, यहाँ पे जो गजे सिकंदरी लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं सन की डंडी लिख देता, तब बताते अनुपात, तो हम भी देखते हैं। नहीं, कुछ क्वेश्चन सरल आते हैं पेपर में, कुछ क्वेश्चन सरल आते हैं, या कुछ क्वेश्चन में तुक्का आप मार सकते हैं, है ना। सभी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मार सकते, कुछ क्वेश्चन पे तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, तो सैयद उस सलातीन की उपाधि समझते हैं। इल्तुतमिश ने अपने, इल्तुतमिश को हम लोग गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने खलीफा से खिलहत की उपाधि प्राप्त करी थी। खिलहत यानी कि ये तो नहीं होगा, ओके। बलबन ने राजत्व सिद्धांत खुद दे रखा था, इसने कहा था सुल्तान जो है वो अल्लाह का प्रतिनिधि होता है, तो ये भी नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अरे मुझे नहीं पता यार कौन है अलीफा खलीफा, भगाओ। ठीक है ना, तो एक ही व्यक्ति है जिसने पूरी तरीके से नियम फॉलो किए थे, उसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, जितना साम्राज्य था उसी को खुश रखने की कोशिश करी। सबसे ज्यादा दास रखे थे फिरोज शाह तुगलक ने। पंखा का डुलाने के लिए 1,80,000 दास थे, मतलब सेवा करने के लिए 1,80,000 दास थे।
उन दासों के लिए दीवाने बंदगान नाम का विभाग बनवा रखा था, है ना। अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए दीवाने खैरात बनवा रखा था। पेंशन देने के लिए दीवाने इश्तिहाक नाम का विभाग था। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दार उल सफा था। बहुत सारे आम के बगीचे लगवाए थे। सबसे ज्यादा नगरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, हिसार, ये सब फिरोज शाह तुगलक के ही तो है ना। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को भी समाप्त कर दिया था। सबसे ज्यादा नहर खुदवाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। सिंचाई पर कर हक ए सर्व लेने का श्रेय भी फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अगर मैं कह दूं सिंचाई के लिए नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन सर्वाधिक नहर किसने खुदवाई थी, 5 नहरें किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बलबन था। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाकर उसको वसूलने वाला व्यक्ति कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। बलबन ने जजिया कर लगाया लेकिन वसूला नहीं, लगा दिया, लोगों ने दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने लगाकर वसूल भी लिया। नहीं समझ रहे हो। चलो भाई, अच्छा 11 क्वेश्चन अभी तक आपने करे होंगे, और 11 क्वेश्चन में किसके किसके सही हो गए जरा कोई बताएगा। 11 क्वेश्चन में आपने कितने सही कर दिए हैं जरा बताओ एक बार। ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। मुहायियान गुप्तचर, मुसर्रिफ शाही कारखाना, बरीद अनाज बाजार का ऑफिसर, शहना जासूस, कौन सही सुमेलित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आप लोग कैसे कर पाएंगे। हाँ बेटा कर देंगे, आप लोग जो जूनियर वैकेंसी निकल रही है मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है ना, उस पर क्लास चलवाने की बात करूंगा। हे भगवान, बच्चों की जान लेकर रहोगे क्या तुम आज। चलिए मैं बताता हूं। मुहय्यीन जो है ये जासूस है, बरीद जो है ये गुप्तचर है, सहना ए मंडी यानी कि अनाज का बाजार होता है, और सहना उसका अध्यक्ष होता था। तो इसमें सही कौन सा है, ये वाला बी वाला। ठीक है। शाही कारखानों को संभालने वाला व्यक्ति था मुसर्रिफ। जो गुप्तचर थे वो 2 प्रकार के थे, एक बरीद और एक मुरीद। जो बरीद होता था वो गुप्तचरों का अधिकारी होता था, और जो मुरीद होता था वो गुप्तचर होता था। गुप्तचर 2 प्रकार के थे, संचार, छोड़ो यार हैं ज्यादा हो जाए क्या, संचार और संस्था। संचार वो गुप्तचर होते थे जो घूम घूम कर जासूसी करते थे, गुप्तचरी के काम करते थे, और संस्था वो थे जो एक जगह रहकर, है ना, कौन क्या बोल रहा है राजा के बारे में वो कहा जाता था। ठीक है। अगला बेटा, ये क्वेश्चन हम वहां से लाए हैं जहां से पिछली बार का यूपी पीसीएस का पेपर आया था। ये उस किताब से क्वेश्चन लाए हैं उठा के, जिस किताब से मैंने तो बहुत पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है। उस किताब से क्वेश्चन उठाए गए हैं जिस किताब से पेपर में आए थे। मिक्सचर है वैसे तो ये, ठीक है ना, उस किताब से ही है जिस किताब से यूपी पीसीएस 2019 और 20 के पेपर फंसे थे पूरे पूरे, है ना। चलो, इब्न बतूता, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना। इब्न बतूता बगल में जूता पहले तो करता है चुर। ओके, तो इब्न बतूता 1333 में आया था। ये अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, और अफ्रीका के मोरक्को में गांव पड़ता है तंजा, वहां का निवासी था। और बता दूं मैं, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत अच्छा माना है। इसकी किताब का नाम है रेहला। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि ली थी और तुगलक वंश की स्थापना की थी। सिंचाई के लिए नहर बनवाया था, मंगोलों को भी हराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बाकी बातें, है ना। लकड़ी के महल के नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगी। ठीक है। अगला, अभी मैंने बताया था कौन सा सुल्तान ऐसा था जिसकी मुद्रा अकबर के समय तक चली थी, तो आपका आंसर आएगा बहलोल लोधी। अभी मैंने बताया था। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने आप कैंसिल कर लीजिएगा कि मुझे नहीं पता था, पहले सर आपने बताया तब मुझको पता चला, और आता था कोई बात ही नहीं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी।
नसीरुद्दीन खुसरो। अब नासिरुद्दीन खुसरो जान रहे हो कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो जान रहे हो ना कौन है? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। मैंने तो देखो बताया ही है आपको, सिकंदर लोधी का बचपन में निजाम खां था और इसकी माता हिंदू थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ही था। ये चौथा आंसर तो होगा ही होगा, ठीक है ना? तो चौथा आंसर होगा ही होगा, तो अब या तो सी होगा और या तो डी होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट बच्चे बता रहे हैं। चलिए याद कर लीजिए भैया, नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी, इन सब की माता हिंदू थी जिनका जबरन विवाह हुआ था इस्लाम में। किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? यदि उनको घर से बाहर निकालोगे तो उनके जो जीवन की शैली है वो बिगड़ जाएगी, और ये बिगड़ जाएगी तो पुरुषों की शैली में है ना रुकावटें पैदा करेगी, ठीक है ना? तो महिलाओं को चार दीवारी के भीतर ही रहना चाहिए। किसने कहा था? दो लोगों ने कहा है और बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं वो। बताओ जरा सा किसने कहा है? 16वें नंबर का आंसर क्या लगाएंगे आप? आज आप लोग के तोते उड़े घूम रहे हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं, आमिर खुसरो और इसामी। तो इतिहासकार इसामी और आमिर खुसरो का स्टेटमेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो मोहम्मद गोरी लिखा है इसमें। अच्छा ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में पूछा है। चचनामा से तो मोहम्मद बिन कासिम का पता चलता है, चचनामा से तो मोहम्मद बिन कासिम का पता चलता है, तो ये तो होगा नहीं चचनामा। किताब उल यामिनी, तो किताब उल यामिनी, अच्छा आप लोग बता लो पहले फिर मैं बताता हूं, जल्दी से आप लोग बता लो फिर मैं आपको बताता हूं। देखो किताब उल यामिनी जो है, ये जो किताब, चलो जल्दी बताओ यार। बी, अच्छा ठीक है। किताब उल यामिनी जो है वो तारीख ए सुबुक्तगीन, मतलब कि सुबुक्तगीन के बारे में बताता है। मतलब समझ रहे हो? महमूद गजनवी के पापा के बारे में, महमूद गजनवी के पापा के बारे में, सॉरी, महमूद गजनवी के पापा के बारे में बताती है, तो ये भी आपकी गलत हो गई। तारीख उल हिंद ये अलबरूनी से संबंधित है और ये भी आपकी महमूद गजनवी के बारे में बताएगी। तो एक ही ग्रंथ बचता है मोहम्मद गोरी का, तबकात ए नासरी, जो कि लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। ये हो गया आंसर, ठीक है ना? सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छोड़ दूं क्या? ना पढ़ाऊं? सरल क्वेश्चन लेकर आऊं? बताओ यार, सरल ले आऊं? बताओ। तो 9:30 बजे जो हम क्लास लेंगे तो सरल क्वेश्चन ले लेंगे। ऐसे ले लेंगे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? है ना? और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? है ना? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला हमला किस पर किया था? बताओ भाई। बताओ बताओ, अगर हो तो दिक्कत हो तो बताओ, हम चेंज कर दें क्वेश्चन यार। नहीं, ठीक है चलो। नहीं, हम भी चाहते हैं लोग की भीड़ बढ़े, हम भी चाहते हैं लोग ज्यादा मात्रा में देखें। हम सरल क्वेश्चन ले आएंगे, आ तो जाएंगे 600-700 लोग, 800, 1000 लोग, 2000 लोग पहुंच जाएं, लेकिन फिर वही धोखा हो जाएगा ना। धोखा यही हो जाएगा, तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो, तैयारी यूपीपीएससी की कर रहे हो। यही मैं अपने बताता हूं बैच में भी कि देखो भाई, लेवल होता है। भारत की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी नौकरी करने जा रहे हो, इस भारत की दूसरी सबसे बड़ा पद है डीएम, एसडीएम, नहीं समझ रहे हो? जो आप तैयारी करके प्राप्त कर सकते हो, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे यार, ठीक है? चलो, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो होली वही खेलेगा जो हिंदू और इस्लाम दोनों के धर्मों को सही मानेगा और दोनों के धर्मों को तवज्जो देगा। किस्मत अगर मेरी खराब है, मैं जितना भी अच्छा काम कर लूं वो खराब ही हो जाएगा यार, नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना? तो जितना भी मैं अच्छा काम कर लूं,
जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। आज वैसी बात, सिंपल सी बात है, आज मैं दिल्ली सल्तनत ही पढ़ा रहा हूं, दिल्ली सल्तनत के 300 क्वेश्चन कराऊंगा। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूं, मुगल काल पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मुगल काल तो ये ऑप्शन में होगा नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है ये बात, ठीक है। तो इसका तो आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक सही था, दर्शन शास्त्र भी आता था, तर्क शास्त्र भी आता था, सब कुछ जानता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत ये खराब थी, जब भी वो कोई काम करता था गलत हो जाता था। चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता था तो घर घर में टकसालें खुल जाती थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करता था तो महामारी फैल जाती थी। दोआब कर में वृद्धि करता था तो अकाल या सूखा पड़ जाता था। कराची खुरासान के लिए भेजता था अभियान के लिए, तो पता चला वहां पे सेना ही गुम हो जाती थी, खो जाती थी, पता नहीं कहां चली जाती थी। तो किस्मत खराब थी, था वो बहुत सही, नहीं समझे। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं रखा? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने भूमि की नाप जोख ज्यादा नहीं करी थी, जिसने भूमि की नाप जोख पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इवनिंग वाली क्लास नहीं हो रही बेटा, इवनिंग वाली क्लास भी होने लगेगी, है ना, होने लगेगी। 2 ही 3 दिन से तो नहीं हो रही होगी। थोड़ा सर्वाइकल जब हो जाता है ना, जब दर्द होने लगता है तो 1-2 दिन आराम करते हैं, घूमने लगता है पूरा सराइसिस करके। हाँ बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं रखता था? तो आपको तो पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी ये वो व्यक्ति है जिसने दोआब कर में वृद्धि कर दी थी। इसने दोआब कर में वृद्धि कर दी थी 50%, है ना, यानी ये तो होगा नहीं। शेर शाह सूरी ने तो भूमि नापने के लिए सन की डंडी वगैरह सब चलवाई थी, तो ये भी नहीं होगा। सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी चलवाया था 39 इंच का, तो ये भी नहीं होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ये आंसर है आपका। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी, लेकिन माप जोख नहीं करवाई थी, तो इसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी। तो कौन सा व्यक्ति राजस्व निर्धारण अपनी भूमि मापन से नहीं करता था? तो आपका आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या आंसर आएगा भैया? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे, यानी कि कोई जो व्यक्ति जो इस पद पर होगा वो कुछ भी कर सकता था। मुगल काल की दरबारी भाषा थी फारसी। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या दिल्ली सल्तनत की भी क्या थी? फारसी थी। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे भाई, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या लगाएंगे फटाफट? वजीर तफवीज, वजीर तनफीज, मीर बख्शी और मीर सामा किसके अधिकार असीमित हुआ करते थे, यानी कि प्रधानमंत्री के समान हुआ करते थे? तो आपका आंसर आएगा वजीर तफवीज, वजीर तफवीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहते हैं? अभी मैंने बताया, ये तो अभी मैंने बताया है आपको, उर्दू शायरी का जनक किसे कहते हैं? किसे उर्दू शायरी का जनक कहते हैं? 21वें का। आज तो बिल्कुल हवा निकली पड़ी है, आज तो फटाफट सब लोग बता रहे हैं 21 का आंसर ए। वेरी गुड। ये उर्दू लिखा है, उर्दू। हमने अभी आमिर खुसरो आपको पढ़ाया, तो क्या मैंने बोला, तो क्या मैंने यहां पर मिर्जा गालिब कहां लिखा हुआ है भैया? मिर्जा गालिब 1857 में आएंगे, समझ में आ गया? समझिए, मैंने आपको क्या बोला कि उर्दू शायरी आमिर खुसरो ने शुरू करी। मैंने कहा गजल का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, वीणा में सुधार किया, हिंदी भाषा में कविताओं को फारसी से कविताओं को हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया। यही सब तो मैंने बताया। क्या मैंने ये बताया कि उर्दू शायरी का आविष्कार किया? ये तो नहीं कहा ना। आमिर खुसरो नहीं होगा बेटा, आंसर इज शमसुद्दीन वली।
तो उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन वली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। अब कितने लोग देख रहे हैं, जरा इस बार हम भी देख लें कितने लोग देख रहे हैं इस समय में। अभी जितने लोग देख रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद ये भी गायब हो जाएंगे। आज तो वाट लग रही है, हैं? हाँ, खड़े बोली का जनक कह सकते हैं। इसका आंसर बताओ। उर्दू शायरी। अच्छा, याद तो हो रहा है ना आपको? आपको पता तो चल रहा है ना इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। गुड। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब आंसर भी मिलने लगेंगे। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जिसमें पूछा जाता था कि मोहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन करो। मोहम्मद गोरी कहां से आया था, मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया था, वो दिन चले गए। हाँ, आज खटिया खड़ी बिस्तरा गोल नितिन अग्रहारी। अब खटिया खड़ी बिस्तरा गोल पता है क्यों है? अच्छा, किसने कहा था? 1857 की क्रांति में किसने कहा था कि यदि पंजाब के सिख और सिंध के जाट हमारा साथ ना देते तो हमारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाता? किसने कहा था, जल्दी बताओ। तो मोहम्मद गोरी का दास नहीं था, मोहम्मद गोरी का दास बख्तियार खिलजी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तोड़ा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तोड़ा। इसी ने ही तक्षशिला विद्यालय तोड़ा, इसी ने ही तक्षशिला विद्यालय तोड़ा, इसी ने ही अजमेर का संस्कृत विद्यालय तोड़ा, अजमेर का संस्कृत विद्यालय तोड़ा। ठीक है ना? तो ये तो था ही था। मोहम्मद गोरी का दास यलदौज था कि नहीं था? यलदौज जो था ये गजनी का था, ये गजनी संभाल रहा था। एक और व्यक्ति था, इसका नाम था कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, ये सिंध संभाल रहा था। ठीक है ना? और दिल्ली जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल रहा था। नहीं समझे? तो ऐबक भी इसका गुलाम था, यलदौज भी था, कुबाचा भी था, खिलजी भी था, ऐबक भी था, यानी ये सब थे। तो गोरी का गुलाम कौन नहीं था? इल्तुतमिश नहीं था। समझिए, इल्तुतमिश बहुत गोरा चिट्टा था, इलबारी था ना, इलबारी तुर्क का था। तो इल्तुतमिश बहुत गोरा चिट्टा था, इसके मम्मी पापा इल्तुतमिश को बहुत प्यार करते थे, तो इसके भाई सारे चिढ़ते थे। तो भाई चिढ़ते थे तो भाइयों ने क्या करा, इल्तुतमिश को बेच दिया। तो इल्तुतमिश को जब बेच दिया तो इल्तुतमिश बलबन को तो मंगोल उठा ले गए थे बचपन में। इल्तुतमिश जो था ये बचपन में गोरा चिट्टा था, तो इसके मम्मी पापा इल्तुतमिश को प्यार करते थे, तो इसके भाइयों ने गुस्सा करके इल्तुतमिश को बेच दिया। अब इल्तुतमिश की जो बोली है वो इतनी महंगी हो गई कि इल्तुतमिश को जब गजनी लाया गया, समझिएगा, इल्तुतमिश को बेचने के लिए गजनी लाया गया। अब जब इल्तुतमिश को बेचने के लिए गजनी लाया गया तो मोहम्मद गोरी खरीदने गया, तो मोहम्मद गोरी से इतने ज्यादा पैसे मांगे लोगों ने, जो बेच रहा था इल्तुतमिश को, है ना, इतने ज्यादा पैसे मांगे कि इसको गुस्सा आ गया। मोहम्मद गोरी ने कहा कि इसके बेचने वालों से, जो बिचौलिए थे, उससे कहा कि इल्तुतमिश इतना तो महंगा बेच रहे हो, हैं? अब ये गजनी में प्रतिबंधित रहेगा, गजनी में कोई भी इसकी खरीद फरोख्त नहीं करेगा। तो इल्तुतमिश में को गजनी में किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश प्यारा लग गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश प्यारा लग गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गया गुजरात के राजा भीमदेव सेकंड को हराने, और भीमदेव सेकंड को हरा दिया, तो वहां से बहुत सारा पैसा लूट के लाया। अनिलवाड़ा को लूटा था ना भाई, गुजरात की राजधानी उस समय अनिलवाड़ा हुआ करती थी, तो वहां से लूट के लाया पैसा। तो ऐबक ने गोरी से कहा कि मेरा मन है मैं खरीद लूं इसको, तो गोरी ने कहा नहीं, तुम गजनी में इसको नहीं खरीदोगे, अगर तुम्हें खरीदना है तो इसके बिचौलिए को और इसको दिल्ली ले आओ। तो ऐबक इसको और बिचौलिए जो इसको बेच रहा था उसको दिल्ली ले आया, और दिल्ली लाकर इसको खरीदा था। बेटा बात समझ आ रही है? दिल्ली लाकर इसको खरीदा था। तो ये इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का दास था। एक्चुअली में गोरी जो है, गोरी का दास ऐबक था, ऐबक का दास इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या यार, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश है।
है ना। और एक और मैं बता दूं आपको कि मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम युद्ध 1205 में खोखर जाति के खिलाफ लड़ा था, और खोखर जाति से जान बचाई थी गोरी की इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश से गोरी बहुत खुश हुआ, और गोरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त नहीं किया था, ऐबक से पहले इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। ठीक है ना। यही सब रीजन बने थे आगे चलकर इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये सब रीजन हुआ करते थे। नहीं आ रहा समझ में यार, नहीं समझ में आ रहा। अरे नहीं आ रहा, नहीं यार बताओ, नहीं आ रहा है। चलो, इतिहास प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ने बैठो बहुत मजा आती है। बस यही है कि अब एमसीक्यूज में कितना समझा दे यार कोई है। ठीक है। किसी किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये वनडे लेवल का पेपर है। यही क्वेश्चन आते हैं सड़े पेपरों में, और यही सबको मजा आती है। सड़े पेपर समझ रहे हो। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप वनडे लेवल की तैयारी करना शुरू कर दो। आप लोग टारगेट फिक्स रखो ना, बाज की नजर रखो। अच्छा यूपीएससी ये पेपर आ सकता है, यूपीपीएससी ये पेपर आ सकता है। जैसे तुम नीचे गिर जाते हो ना तो उठने में बहुत समय लग जाता है, तो गिरने वाला काम ही ना करो यार अभी। और जो नीचे हैं वो धीमे धीमे ऊपर आने का काम करें। हाँ चलो, तो घोड़ों को दागने की प्रथा है ना, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर कराने की प्रथा, सामान कम तोलने पर मांस निकालने की प्रथा, सैनिकों को है ना हर माह के अंत में वेतन देने की प्रथा, या फिर वार्षिक वेतन की गणना, ये सब शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अनाज के बाजार को सहनाए मंडी, है ना, कपड़े के बाजार को सराय अदल, इस प्रकार से कहा जाता था। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के बस लिखा ना। राजत्व सिद्धांत किसने दिया था, मैंने बताया। राजत्व सिद्धांत को कहते हैं किंगशिप थ्योरी या डिवाइन थ्योरी, है ना। राजत्व सिद्धांत क्या है, मैंने पढ़ाया भी है, कुछ दिन पहले पढ़ाया था, या कल ही परसों पढ़ाया है। राजत्व सिद्धांत यह था कि अल्लाह का प्रतिनिधि है सुल्तान, तो सुल्तान सीधे अल्लाह की पूजा करेगा। तुम नीच व्यक्तियों, तुम डायरेक्ट अल्लाह की पूजा करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूं तो तुम मेरी पूजा करो, मुझे ऊपर वाला खाने दे रहा है तो मैं ऊपर उसकी पूजा करूंगा। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ये तो डिवाइन थ्योरी, ये तो किंगशिप थ्योरी है, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं मैं। यही तो डिवाइन थ्योरी है, किंगशिप थ्योरी है। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन को बचपन में मंगोल उठा ले गए थे, फिर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी इसको खरीद के लाया था, फिर इसको बेचा था, और ग्वालियर को जीतते समय इल्तुतमिश ने फिर बलबन को खरीदा था। तुर्कानी चहलगानी का संगठन दे दिया, लाशों को चिड़िया बनाते हुए ये आगे निकल गया और गद्दी पर बैठ गया। ये एक ऐसा खड़ूस व्यक्ति है, चाहे जितनी हंसमुख बातें कर दो, चाहे जोक भी क्रैक कर दो, चाहे जैसा जोक क्रैक कर दो, इसके चेहरे पर हंसी लाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। हंसता नहीं था बुड़बक। आगे, निम्नलिखित में से कौन से एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था? ओके, नहीं था, नहीं था, बाजार संगठन से संबंधित नहीं था। बताओ भाई, बाजार संगठन से संबंधित नहीं था पूछ रहा है बेटा। इसमें 25 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? चलो बताओ, तो कौन संबंधित नहीं था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ना बरीद गुप्तचर थे, सहना मंडी सका, सहना मंडी बाजार था, दीवाने रियासत थी, आमिल ये नहीं था, आमिल नाम की पोस्ट नहीं थी। ठीक है, तो कौन सा संगठन नहीं था? तो आमिल इज द राइट आंसर। अगला बताओ भाई, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? कौन सुमेलित नहीं है? लगाओ जरा आंसर, कौन सुमेलित नहीं है इसका आंसर लगाओ।
तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, अरे इसमें ये पूछा है मतलब किसका क्या नहीं था। ओके, बनाओ भैया, बनाओ। 26 का डी। अरे यार, पता है लोग कैसे बना लिए? बना इसलिए लिए ना क्योंकि 25वें का क्वेश्चन ये था कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन नहीं था, तो यानी दीवाने रियासत हमने नहीं लिखा, यानी ये इससे संबंधित था, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इससे होगा, लेकिन यहां पर दीवाने रियासत में बलबन दे दिया है, बस यही गलत हो गया, तभी पकड़ पाए, वरना पकड़ नहीं पाते भाई साहब। हाँ, आमिल जमीन से रिलेटेड अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, और पुलिस के बराबर इनकी वो भी हुआ करती थी पहुंच कोतवाली से। यार ये 25वां 26वां तुम लोग इसलिए कर लिए गए, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी आपके पेपर में भी कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं कि ऊपर अगर मैं आपने सही किया तो नीचे भी सही कर दोगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, मुस्तखराज जो है, मुस्तखराज एक वसूली विभाग है। जो मुस्तखराज है वो क्या है? वसूली विभाग है। जो अमीरे कोही है ये कृषि विभाग है। दीवाने खैरात जो है वो फिरोज शाह दुर्रानी ने बनाया था अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए। और बाकी तो आप जान, बलबन में अगर दीवाने अर्ज आता तो सही हो जाता, क्योंकि दीवाने अर्ज जो है वो है सैनिक विभाग, दीवाने अर्ज जो है वो है सैन्य विभाग। अगला, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? मोहम्मद गोरी को पराजित किया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है। जयचंद्र तो चंदावर के युद्ध में हार गया था, 1194 में, तो ये तो चंदावर के युद्ध में हार गया था 1194 में। विद्याधर चंदेल ने बहुत खून पिया था, इसका वो अलग बात है। भीम द्वितीय, सर एक बार बात कर रहे हैं आपसे, थोड़ी देर रुकिए, आप थोड़ी देर रुकिए, जरा सा बात करते हैं आपसे। अच्छा, चेक करता हूं। हाँ चलो वापस आते हैं। तो देखो, मोहम्मद गोरी को भीमदेव सेकंड ने भी हराया था, है ना, माउंट आबू पर्वत के पास, माउंट आबू पर्वत के पास, समझिए। लेकिन बात यह है कि भीमदेव सेकंड ने जो मोहम्मद गोरी को हराया था, फिर मोहम्मद गोरी ने इसको नहीं हराया, इसको हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन ये, मोहम्मद गोरी किससे हारा था? लेकिन मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो ये आंसर गलत है, ये मत लगाइएगा। मैं कह रहा हूं दुनिया यही करेगी कि इसको लगाएगी आंसर। यार नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन वापस मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इसको हरा दिया, इसको हरा दिया। लेकिन भीमदेव द्वितीय को मोहम्मद गोरी ने नहीं हराया था, इसको हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी इसका आंसर होगा भीमदेव सेकंड। इससे तो गुजरात के माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू पर्वत के पास इसने पटक दिया, तो उठा के मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा सेना बचा के। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, इसकी मम्मी का नाम, भीमदेव सेकंड की मम्मी का नाम था नायिका देवी, बहुत खतरनाक लेडी थी वो। चलो, इब्न बतूता ये बता चुके हैं, अफ्रीका के मोरक्को निवासी था, किताब का नाम है रहला, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अगला क्वेश्चन, ओह माय गॉड, क्या लिखा हुआ है? शरीयत के अनुसार, देखो शरीयत के अनुसार पहली बात तो साम्राज्य चलाने वाले व्यक्ति ही बहुत कम हुए हैं। शरीयत के अनुसार चलाया था औरंगजेब ने, भाई साहब 84 प्रकार के कर हटा दिए थे। शरीयत के हिसाब से चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने, 24 प्रकार के कर हटा दिए थे। बाकी सबने शरीयत के अनुसार नहीं चलाया। शरीयत मतलब इस्लामी कानून। अगर शरीयत के हिसाब से भू राजस्व देखा जाए तो वो कुल उत्पादन का आधा था,
ये होगा। मैं जानता हूं नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। सचिन कुमार सर, आज पहली बार लाइव पढ़ रहा हूं, पढ़कर मजा आ रहा है। और जो पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार आया है मेरी क्लास में, वो तो नहीं रुक पाएगा, वो तो भाग जाएगा। ठीक है, जो पहली बार आज आप, जब मैं सरल पढ़ाया करूं, जब मैं सरल सरल पढ़ाया करूं तब आया करो। ठीक है, चलो। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता है, सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को प्रपोज कर दिया था मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी को प्रपोज कर दिया था 1000 दिनारी, मतलब मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर से उसने शर्त रखी कि मैं दक्षिण भारत को जीतना चाहता हूं, यदि तुम दक्षिण भारत जीत दे दोगे तो मैं उसको सोचूंगा। अरे भैया, प्यार में बड़ी ताकत होती है। मलिक काफूर ने कहा ओके सर, अभी जाता हूं। मलिक काफूर ने अकेले ही तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव, होयसल द्वार समुद्र के राजा बल्लाल थर्ड, नहीं समझ पा रहे भाई, और बेटा अभी हम फॉरेस्ट गार्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, नहीं तो बताओ जाएं। आंसर नहीं दे पा, अगर नहीं दे पा रहे हो आंसर तो सुन ही लो। आप ही अपने मन से चिल्लाने में लगे हो, हैं? मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड मार, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हो। हम सोच रहे कोई आदमी व्यक्ति आंसर देगा, समझ नहीं आ गया? तुम्हारे उस कॉपी पेस्ट के चक्कर में आंसर भी भग जाता है, नहीं समझ पा रहे हो यार। ठीक है, हाँ। तो मलिक काफूर ने क्या किया? मलिक काफूर ने देवगिरी को जीता, देवगिरी महाराष्ट्र, देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराया। होयसल यानी कि द्वार समुद्र इसकी राजधानी हुआ करती थी, होयसल द्वार समुद्र के राजा बल्लाल थर्ड को हराया। और तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव को हराया, प्रताप रुद्रदेव को हराया। और इसी प्रताप रुद्रदेव से, है ना, कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ, कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ। ठीक है, और कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा की खान से आया था। कहां से बेटा? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। डन है? चलिए गुड। तो आंसर क्या है इसका? मलिक काफूर। बताओ भैया क्या लिखा है? दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्नों पर से जकात हटाया था? खाद्यान्नों पर से जकात हटाया था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। इसका आंसर क्या लगाएंगे? खाद्यान्नों से जकात हटाया था। देखो, जकात जो है वो शरीयत में है। अब जकात, जजिया, जकात, खराज, खुम शरीयत में है, इसको तो हटा नहीं सकता कोई। तो अलाउद्दीन खिलजी हटाएगा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक हटाएगा नहीं, फिरोज शाह तुगलक तो बिल्कुल ही नहीं हटाएगा। आंसर है सिकंदर लोधी। मैंने आपको बोला भी था यार, मैंने आपको बोला था सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाना, गड़े हुए खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं जताया। युद्ध में लूटे गए धन में, युद्ध में लूटे गए, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। युद्ध में लूटे गए धन पर कोई इंटरेस्ट नहीं जताया। और इसके बाद जकात में भी कोई इंटरेस्ट नहीं जताया, क्योंकि जकात क्या था? धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला इनकम टैक्स था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सिकंदर लोधी। इसकी हम पीडीएफ दे देंगे आपको, ठीक है, ले लीजिएगा इसका पीडीएफ। चलो अगला क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया? सिंचाई कर लगाया, समझिएगा, सिंचाई कर। अगर मैं आपसे कह दूं कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सबसे पहले सिंचाई, या फिर मैं कह दूं दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले नहर की खुदवाई कराई थी या नहर बनवाई थी, तो आपका आंसर था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, समझिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ई कौन सा तरीका है पढ़ाने का? इससे अच्छा तो पूरी स्टोरी ही सुना देते। हाँ हाँ, बट राय खैरात ले लो। ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, पढ़ा तो मैं सही रहा हूं। अगर आपको नहीं लगा रहा, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, ये इट्स एमसीक्यू सेशन। ओके, ये एमसीक्यू सेशन है बेटा। आप कर पाओ तो करो,
नहीं खंबा बचाओ निकल लो, नहीं समझे? ये सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। स्टोरी सुनाने का तरीका कुछ अलग है। स्टोरी सुनाते तो एमसीक्यूज क्यों लगाते हैं? चेक योर सेल्फ। अगर आप पेपर देने जा रहे हो यूपीपीएससी का तो अपने आप को चेक कर लो। हमसे अगर आप चेक, अगर मैं बताया 50 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 50 में 35 कर लिए आपने, तो अपने पीठ थपथपाना और चले जाना। और 50 से 35 नहीं कर पाए हो तो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा नीचे करना और पढ़ाई स्टार्ट करना। बेटा जून में पेपर है, 13 जून को, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं। हाँ, जिनको दिक्कत है वो घर जाओ, बैठ के चाय पियो। मयूर सिंहासन कौन ले गया बेटा? पारुल। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तब बताएंगे बेटा मयूर सिंहासन कौन ले गया, कोनूर का हीरा कौन ले गया, है ना? नादिर शाह लूट के ले गया था, नादिर शाह, ठीक है ना? इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। चलो, तो किसानों पर सिंचाई कर लगाया था, तो सिंचाई कर का नाम है हक ए सर्ब। सिंचाई का कर का नाम है हक ए सर्ब, और ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कहां लिखा हुआ है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो, नहीं आपका ना, आपको यार नहीं समझ रहे हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप न्यूट्रल हो कह सकते हो, न्यूट्रल हो जाओ, चले जाओ। यदि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, यदि तुमको लग रहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, तो डिसलाइक करो, निकल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ज्ञान मत बताओ बैठा के यहाँ पे, है ना, कि सर इसकी पूरी कहानी सुना दो। आप अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी सुनाने बैठ जाऊं, गया तुगलक सुनाने बैठ जाऊं, है ये क्या चाहते हो क्या? नहीं, समीक्षा ठाकुर जी आपको नहीं कह रहा हूं, इधर साइड नहीं है, ठीक है? हाँ, अकबर का पूर्वगामी बेटा, अकबर का पूर्वगामी अलाउद्दीन खिलजी है। सल्तनत युग का अकबर आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने बताया एक ऐसा व्यक्ति इसने खलीफा को कुछ नहीं माना था। और खलीफा क्या होता है, मैंने इस्लाम धर्म का उदय पढ़ाया, उसमें देख लो। मैंने बेटा देखो, जो बच्चा कह रहा था बेटा, ऐसा नहीं कि हमने बहुत क्लासें पढ़ाई हैं, बहुत थ्योरी पढ़ाई है ना? मैंने थ्योरी पढ़ाई बउआ, एक बार देख लो तुम एक बार, है ना? मैंने थ्योरी पढ़ाई है, इस्लाम धर्म का उदय, खलीफा क्या होता है, खलीफा कितने प्रकार के होते हैं, बगदाद का खलीफा कैसे बनता है, अरब का खलीफा कैसे बनता है ना? मैंने बताया बेटा, देख लो एक बार, है ना? गुस्सा इसलिए मैं आ जाती है क्योंकि आपने स्टोरी समझाइए, मैं बोल चुका हूं पहले। अब 3 महीने में ही क्या रट्टा मारने की कोशिश करोगे यूपीपीसीएस के लिए? आपको पता है अगले साल फिर से वैकेंसी आएगी, आज से तैयारी करना शुरू करो, और लास्ट के 3-4 महीने जो बचते हैं उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट करो। अब पढ़ने के दिन चले गए, 3-4 महीने में पढ़ने के दिन चले गए। अब आपका काम क्या है? सिर्फ मॉक टेस्ट देना और आंसर राइटिंग करना मेंस के लिए। अब पढ़ना शुरू करोगे तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं समझे? हाँ, तो निम्नलिखित में से किसने, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को खलीफा बताया? तो खुद को खलीफा बताया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। मैंने बताया था आपको, ये ऐसा व्यक्ति था जो खुद को ही पैगंबर का दूत मानता था, कि अरे भैया पैगंबर ने हमको भेजा है और मैं भी पैगंबर ही हूं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश में तो ऐसे ऐसे शासक हुए हैं, है ना, जिसने कह दिया कि अब कोई वस्त्र नहीं पहनेगा, सब नंगे घूम रहे हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने हमसे, है ना? ऐसे शासक हुए जो मैं ही खलीफा हूं। नहीं समझे? वो कौन है? मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन। राग दर्पण नाम भारतीय शास्त्रीय पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में किया गया? ये क्वेश्चन पूछा है बच्चा इसने, ठीक है ना? तो इसका आंसर आपका है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, रट्टा मान लो फटाक से, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? और इसी में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आएगा नील दर्पण। जैसे ये लिखा हुआ था राग दर्पण, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जब आओगे तो बंगाल में क्रांतिकारी मूवमेंट को बटोर कर रखेगा नील दर्पण, मतलब कि जो किसानों से संबंधित आंदोलन होगा उसकी किताब का नाम है नील दर्पण। और नील दर्पण को लिखा है दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण को लिखा है दीनबंधु मित्र ने। ये राग दर्पण है जो फिरोज शाह तुगलक के समय अनुवाद कर दिया गया था इसका, ठीक है ना? चलो ये देखो भाई क्या लिखा हुआ है, इसको मैं रफ कर दूं भैया, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको लिख लीजिए, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। और आज इस वीडियो को कम से कम 24 घंटे में आप से उम्मीद है
कि इसको 24 घंटे में आप कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 हजार 20 हजार के आसपास भेजेंगे, हैं? ये उनको जो तैयारी कर रहे हो सीरियसली, इसका आंसर बताइए फटाक से। दोनों गलत है, अखिलेश सिंह जी कह रहे हैं। चलिए, गंगा का उद्गम स्थल नहीं है बेटा, कोई गंगा का उद्गम स्थल नहीं है। गंगा एक्चुअली में दो धाराओं का मिलन है, ठीक है ना। चलिए, पंचप्रयाग बनते हैं। चलो इस पर कभी चर्चा, जब ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे। इल्तुतमिश ने सिजदा पाबोस, गलत हो गया, देखो उल्टा हो गया, उल्टा है। बलबन, बलबन का ये है और इल्तुतमिश का ये है, यानी दोनों गलत हो गए, ना तो एक ना तो दो, उल्टा कर दिया। इसका ये होता, इसका ये होता तो सही हो जाता। अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहां से उपलब्ध हुई है? तो भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी हुई, वेरी गुड वेरी गुड। कागज, कागज क्या है? तो कागज सेल्यूलोज है, या कागज क्या है? तो कागज कार्बोहाइड्रेट है। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो चाइना ने किया था। कागज के नोट किसने चलवाए थे? तो कागजी नोट सबसे पहले चीन ने चलवाए थे। चलो बस हो गया। ओके, 36 का बी, 36 का बी, ओके, ओ हो 36 का सी, गुजरात, ठीक है। तो भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित किताब हमको प्राप्त हुई है गुजरात से बेटा। कहां से प्राप्त हुई है? गुजरात से प्राप्त हुई है। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया? अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाजी मौला का विरोध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस शासक ने जहांपना का निर्माण करवाया? बहुत बेहतरीन। जहांपना, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जहांपना दिल्ली का चौथा नगर है। ये आपको जानकारी नहीं होगी, ये जानकारी आपको होगी नहीं कि दिल्ली का चौथा नगर है आपका जहांपना, है ना। पता था क्या आपको? क्या आपको पता था ये बात जो मैंने बताया आपको? अगर पता था तो यस सर बोलो, और नहीं पता था तो आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है। कहो तो मैं आपको दिल्ली के बारे में बताऊं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ, मैं बताऊं। दिल्ली का संस्थापक था अनंतपाल तोमर। दिल्ली का संस्थापक था अनंतपाल तोमर। अनंतपाल तोमर का असली नाम था बिलान देव। क्या नाम था भैया? बिलान देव। दिल्ली के बहुत सारे नाम थे उस समय, इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुबुत उल इस्लाम। कुबुत उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का प्रमुख केंद्र। दिल्ली को ही बगदाद सेकंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर यह इसका नाम दिल्ली पड़ा। पृथ्वीराज रासो की कहानी एक बताती है आपको। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाई हैं। पृथ्वीराज रासो किताब में लिखा है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो ढीला हो गया था, हिल रहा था। तो मेहरौली के लौह स्तंभ के ढीलेपन के कारण ही पहले इसका नाम ढिलका पड़ा, ढिलका से इसका नाम ढिल्ली हुआ, और ढिल्ली से इसका नाम दिल्ली हुआ। ना बताऊं क्या? आगे बढ़ूं? चलो बतियाने लगते हो, फिर गुस्सा लगती है। अच्छा ये बताओ, हमने 38वां नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, हम 38वां नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो 38वां नंबर क्वेश्चन है, इस 38 में से जो भी बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, और ये अभी जो भी बच्चे बीच में से जुड़े हैं, वो 50 क्वेश्चन करने के बाद दिल पे हाथ रखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, दिल में, है ना, बिल्कुल साफ साफ। मॉक टेस्ट समझ लो एक तरीके से आपका चल रहा है। दिल पे हाथ रख के बताएंगे 50 में से उनके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैंने कहा अगर 50 में से आपके 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आपको किसी टीचर की किसी की भी जरूरत नहीं है, आप वेल हैं, आप सुपर हैं। लेकिन अगर 50 में से 35 में से आपके एक भी नीचे नंबर आता है, 34 आते हैं, तो समझ जाइए आपको अभी टीचर की जरूरत है, आपको कोचिंग की जरूरत है, आपको मेंटर की जरूरत है ना। आप एक अध्यापक पकड़िए जो आपको इस लेवल की जानकारी दे, आपको सिलेक्शन करवा दे, 2022 में ही करवा दे, नहीं 21 में, 22 में करवा दे।
लेकिन आपको एसडीएम बना दे, डिप्टी एसपी बना दे। नहीं समझे? समझे भैया? हैं? अभी तो मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ, अच्छा चौथा नगर आपको जहां पना है ये पता था? आपको नहीं पता था। जहां पना की स्थापना किसने करवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस जहां पना की स्थापना किसने करवाई थी, है ना? तो आपका आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर बसाया था। फिरोजाबाद नगर दिल्ली का 5वां नगर था। तो चौथा नगर था जहां पना, 5वां नगर था फिरोजपुर। तो चौथा नगर कौन सा था? तो चौथा नगर कौन सा था, कोई बताएगा? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद बसाया था। दिल्ली में तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद क्या था भैया? तीसरा नगर था। चलिए समझ गए। हम जानते बेटा, ज्यादा पढ़ाएंगे ज्यादा परेशान हो जाओगे, हम कम पढ़ाएंगे कम परेशान रहोगे, हैं? चलिए कोई नहीं। तो हमने आपको बता दिया चौथा नगर है जहां पना। देखो तीसरा नगर क्या बताया? तुगलकाबाद। चौथा नगर कौन सा था? जहां पना। 5वां नगर कौन सा था? फिरोजपुर। छठा नगर कौन सा था? शेरगढ़, जो शेरशाह सूरी बनाएगा। समझ आ गया? फिर आगे चलकर हुमायूं ने दीने पनाह नगर बसाया था, ये 7वां नगर होगा दिल्ली का। अब शेख शिवहरे नहीं तो गुनगुन जी गुस्से से मुंह बिल्कुल लगा रही हैं, सब गलत हो रहा है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? तो सरकी वंश के शासकों से छीन लिया था। अब सरकी वंश कहां चल रहा था? तो जौनपुर में चल रहा था। तो बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में, है ना, सरकियों को करवाया था, यानी कि जौनपुर को खींचा था, जौनपुर को। बहलोल लोधी कभी भी अपने अमीर सरदारों के सामने, समझिएगा, बहलोल लोधी कभी भी अपने अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, अपने अमीर सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, चल इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों, गुप्तचर बताया था आपको, गुप्तचर, बरीद मुरीद, ये लिखा हुआ है। जासूस के लिए जो शब्द है वो है मुनहिन। जासूस के लिए जो शब्द है वो है मुनहिन। मुनहिन का मतलब होता है जासूस। जासूस अलग है और गुप्तचर अलग होते थे। गुप्तचर जो छोटी छोटी बात बताया करते थे, जासूस वो जो दूसरे राज्यों में रहा करते थे और यहां की सूचना वहां पहुंचाते थे, या जो बॉर्डर पर रहा करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। किसको बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब कि अनाज सहना मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा मलिक कबूल। मलिक कबूल, ये मलिक छज्जू जो है, ये सब मलिक छज्जू, अल्प खान, ये सब सेना नायक हुआ करते थे। मलिक छज्जू का नाम था अली करसिल खां। ठीक है, अली करसिल खां था इसका नाम असली। मलिक छज्जू इलाहाबाद का था। अरे नहीं समझ में आ रहा है यार, मलिक छज्जू इलाहाबाद का गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था तो उसने स्वीकार कर लेकर, ठीक है भैया, है इसका आंसर है भैया अनाजे मंडी सहना मंडी का मलिक कबूल है। मलिक छज्जू इलाहाबाद का गवर्नर था, बाकी सेना नायक थे खिजर खां कैसे, कोई संबंध नहीं था। आगे खिजर खां मरने की, मतलब खिजर खां मतलब अय्याज था, मतलब उसका उसे कोई संबंध नहीं था, सेना नायक नहीं था। सीएमसी डेली टेस्ट जयपुर कॉल कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला 42वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित है? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने किसको किसको जीतने के लिए कहां कहां किसको किसको भेजा था? रणथंभौर को जीतने के लिए उलूग खां और नुसरत खां को भेजा, चित्तौड़ जीतने के लिए जफर खां और नुसरत खां को भेजा, जालौर जीतने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा, मांडू जीतने के लिए आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है बेटा। इसके लिए आपको देखो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, आप तुक्का बाजी नहीं कर सकते हो हमारी क्लास में।
तुक्का बात हमारे क्लास में नहीं कर सकते हो, आप दुनिया क्लास में करो, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो मैं क्लास चलाता हूं उसमें आप हवाबाजी नहीं कर सकते हो। मतलब कह दो कि मैं आपको चाहे अपलोड कर दूं वीडियो, चाहे तो मैं लाइव पढ़ा दूं, ठीक है। आपको अब यही पता कर लेना है कि नुसरत खां को भेजा था गुजरात जीतने के लिए। अब नुसरत खां को जब गुजरात जीतने के लिए भेजा था तो चित्तौड़ कहां भेजेगा, तो यही गलत हो गया। अब कह दो मैंने नहीं बताया था, मैंने अभी बताया था जब 1000 दिनारी मलिक काफूर बता रहे थे। ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, मतलब कौन सा कालानुक्रम है, लगाओ भाई बड़ा सा, लगाओ जरा सा। मलिक काफूर का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से, ओके, अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। जमालुद्दीन याकूत का संबंध है रजिया से। रजिया का प्रेम बताया जाता है, कहते हैं रजिया तब तक घोड़े पर नहीं बैठती थी जब तक जलालुद्दीन याकूत, यानी कि ये जो जलालुद्दीन याकूत है ये एक अबिसीनियाई था, अफ्रीकी था, तो जब तक ये अपना हाथ नहीं देता था ऐसे करके तब तक रजिया घोड़े पर नहीं बैठती थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं गलत बात है, रजिया कभी घोड़े पर बैठती नहीं थी, वो सिर्फ हाथी पर बैठती थी, है ना। तो हमें ये पता है कि पहले रजिया आई थी और फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि पहले रजिया आई थी, ठीक है। चलो, तो यानी कि मलिक काफूर वाला स्टेटमेंट गलत है ये वाला, और ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यानी कि पहला तो जलालुद्दीन याकूत होगा और फिर आपका मलिक काफूर होगा, ये जमालुद्दीन याकूत मलिक काफूर, ठीक है। यानी कि बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, आप लोग का आंसर मतलब सांप सूंघ गया है, सी आ रहा है। सी कहां आ रहा है, सी तो गलत कर दिया ना हमने तो सी गलत कर दिया, नहीं कर दिया ना गलत। अरे भाई जलालुद्दीन याकूत या जमालुद्दीन याकूत रजिया का था ना, तो गुलाम वंश पहले आया था, खिलजी वंश बाद में आया था, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद महमूद गवा खान आया था, फिर जहां मकबूल आया था, गलत, पहले जहां मकबूल आएगा फिर मोहम्मद गवा आएगा, बी सही है, बी इज द राइट आंसर, खाने जहां मकबूल और महमूद गवा, ठीक है, बी सही है, इसका भी बी सही है, वो सही है। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम कराने की कार्यवाही का विवरण दे दिया है। सबसे पहले ये समझ लो नवीन मुसलमान कौन है, कौन बताएगा नवीन मुसलमान कौन है, कीर्ति अवस्थी। ये क्वेश्चन तो एकदम गायब हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, पढ़ लोगे तो आएगा, है ना, पढ़ लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखते हुए पढ़ो, आप ये देखेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। यूपी पीएससी और यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज है, यूपी पीएससी भी उसी के दौर पर चल रहा है, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं रखता है बेटा, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो नॉर्मल क्वेश्चन लगाइए, घटना चक्र उठा लगाइए, मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो भारत के हिंदू हैं, नहीं, गलत हो गया। 44 में सबसे पहले आप लोग ये बता दो नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है, बाकी आप कठिन करना। आरजे लववंशी, मुझे यूपी नहीं आ सकता, मुझे मेंस की तैयारी करनी है बेटा, मेंस के लिए तो आपको आना ही पड़ जाएगा। हम्म 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 हम्म। प्रियंका बिल्कुल सही बताया तुमने, जलालुद्दीन खिलजी ने नवीन मुसलमानों को बनाया था, बिल्कुल गुड। जलालुद्दीन खिलजी के समय बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के नाती चंगेज खान के नाती उलूग खान ने हमला किया था। तो चंगेज खान के नाती उलूग खान ने जब हमला किया तो जो जलालुद्दीन खिलजी था, है ना, उसने क्या किया, उलूग खान को बहलाया फुसलाया, और बहला फुसला के उसने क्या कर दिया, माइंड डाइवर्ट कर दिया, उसने मंगोल धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। तो वो जो मंगोली थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, उन्हीं को कहा जाता है नया मुसलमान या नवीन मुसलमान। और जलालुद्दीन खिलजी ने उनके लिए एक नया नगर भी बसाया था जिसका नाम था मुदगलपुर।
मुदगलपुर, ठीक है ना। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी बना गद्दी पर, तो जब नए मुसलमानों ने, नवीन मुसलमानों ने, है ना, चिल्लाया कि अलाउद्दीन खिलजी इसके भतीजे ने, यानी इसके दामाद ने, भतीजा दामाद दोनों था, तो भतीजे दामाद ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला है, इसको हटाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा आया, कहा सभी नए मुसलमान को कत्लेआम करा दूंगा, है ना। तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन किस लेखक ने लिख दिया? ओ माय गॉड, अभी तो मैंने सोचा अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है, अब क्वेश्चन है किसने लिखा, किस लेखक ने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सभी नए मुसलमानों को मरवाने की बात कही थी? तो आपका आंसर आएगा इतिहासकार इसामी और जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी का एक और स्टेटमेंट बताते हैं हम आपको। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर को जब चाकू मारा, पीछे चाकू मारा फिर आगे से मारा, और जब गर्दन काटी, तो जब गर्दन काटी तो गर्दन जब उछली, अरे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। चाकू मारा पीछे से, फिर आगे से मारा, फिर जब गर्दन काटी तो गर्दन जब उछली तो पकड़कर उसके मुकुट को खींचकर पहन लिया और उसमें से खून बह रहा था। तो इतिहासकार बर्नी ने कहा, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि कटे हुए मस्तक से, अरे यार नहीं समझ में आ रहा है क्या? बर्नी ने कहा कटे हुए मस्तक से रक्त की बूंद टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन ने वो ताज अपने सिर पर सजाया। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, विकिपीडिया में भी मिल जाएगा, देख लेना भाई अगर तुम्हें लग रहा हो। ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 45 नंबर का आंसर। कम से कम एक क्वेश्चन तो देना ही है घर के लिए, है कि नहीं? एक क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करता हूं। जाफर खान की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, ओके। तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट, ओके। हाजी मौला का विद्रोह, सबसे पहले तैमूर जो था वो आया था 1398 में, मतलब तुगलक वंश समाप्त होने वाला था। तुगलक कह रहा हूं, 1398 में आया था ना, हाँ सही है, तब तुगलक वंश के अंतिम शासक की हत्या करने आया था। हाजी मौला का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से, बस हो गया। अहमदनगर, अहमदाबाद, अहमद शाह, जाफर खान, हो गया बेटा, आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया है। देखो हम इतना तो पता चल गया, 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, यहां पर 2 3 लिखा है, गलत हो गया। हमें पता है 3 के बाद 2 आएगा, अब तो सब जगह 3 के बाद 2 लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, अब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आ गया है, नॉर्मल था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा, पहले होगा अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी में हाजी मौला का विद्रोह, फिर होगा जाफर खान, क्योंकि ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है, ये भी आपका क्या है, अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। तो 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर आखिर में आएगा अहमदाबाद। 3 1 2 4। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी भू अनुदान प्राप्त किया था? निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी भू अनुदान प्राप्त किया था? अब आपको तो पता ही है जैन धर्म के व्यक्ति किसके यहां पर रह रहे थे, है ना, जिन प्रभासूरी और चंद्र प्रभासूरी, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। तो तुगलक तो नहीं है इसका आंसर, क्योंकि उसके तो नाम हमें पता ही पता है। अब लोधी वंश में कोई होगा, या तो सिकंदर लोधी है तो इब्राहिम लोधी। दीपक चौहान, खुर्शीद आलम, हाँ, हाजी मौला को हाथी से कुचला गया, आपने पढ़ा है यानी खुर्शीद आलम जी, गुड, सुनकर अच्छा लगा बेटा। उलूग खां बलबन का बचपन का नाम था, और उलूग खां चंगेज खान का नाती था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा नाम जो है वो किसी और का नहीं हो सकता। सत्या सिंह, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, सिकंदर लोधी द राइट आंसर, सही बताया आपने। ये क्वेश्चन करो, थोड़ा घूमा हुआ क्वेश्चन होगा, क्या लिखा हुआ है कि मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं, मिलान करते हैं, मिलान करते हैं, मिलान करते हैं, मिलान करते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, इसामी, मुल्ला दाऊद, कुतबन, मिलान करते हैं, करो भाई। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप मिलान कर पाएंगे आज तो मिलान नहीं कर पाएंगे, जहां तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज आप मिलान कर पाएंगे। 48वें नंबर का आंसर, इसका आंसर बताइए और देखते हैं कौन मिलान कर पाएगा भाई। मैं हिंट दे देता हूं,
नहीं, हिंट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सही तो लगाया यार, ठीक है। देखो, सबको पता है, एक क्वेश्चन सबको पता है, इतिहासकार इसामी जिसने तैयारी करी है अच्छी खासी, उसको पता है कि इसामी की किताब का नाम है फुतुह उस, है ना, फुतुह उस सलातीन, यानी कि बी का है 2, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां पर कोई एक अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तब यहां पर क्या पकड़ लेंगे? यहां पर हम लोग पकड़ लेंगे बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी की है मुंतखाब उल तवारीख, है ना। तो 4, 2, चंदायन और कुतुबन की है मृगावती। तो डी इज द राइट आंसर, डी। डी है, डी फॉर डॉग, ठीक है। हाँ सही है, नॉर्मल था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद है, ये तो चिल्ला चिल्ला के कई बार पढ़ाया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का लास्ट, आज का लास्ट। कृपया वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, यदि सेशन समझ में आया उनको। भले हालांकि तो परेशानी होते आज तो बहुत ज़्यादा, चेहरे पर साफ साफ पता चल रहा है परेशानी, और व्यूअर्स यानी कि वॉचिंग से भी पता चल रहा है कि सरल क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, वरना आज तो सब भाग गए हैं। आज की लास्ट है, फटाफट लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो, लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझ लो, ये इसका आंसर बताएगा कोई? अरे को मैंने पढ़ाया है यार, ऐसी बात नहीं, पढ़ाया है। बी बता रहे हैं बच्चे, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो भाई, गुलाम वंश की अगर हम लोग बात करें, गुलाम वंश की अगर हम लोग बात करें तो पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की बात करें तो पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद बैठा था आराम शाह, आराम शाह के बाद बैठा था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद गद्दी पर बैठा था रजिया, रजिया के बाद बैठा था बहराम शाह, बहराम शाह के बाद बैठा था अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर इसके बाद गयासुद्दीन बलबल, फिर कैकूबाद या कैखुसरोबाद, फिर लास्ट में आया था शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो रजिया को मरवा दिया था बहराम शाह ने, कैथल हरियाणा के पास, रजिया और अल्तुनिया दोनों को निपटवा दिया था। तो बहराम शाह की ताकत को बढ़ता हुआ देख, है ना, सारे अमीर सरदार हो गए परेशान। तो बहराम शाह को दबाने के लिए एक नया पद लाया गया जिसका नाम था नाइब ए मुमालित, नाइब ए मुमालित। इसकी औकात प्रधानमंत्री यानी वजीर के बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर, वजीर नहीं, प्रधानमंत्री के बराबर हुआ करती थी इसकी औकात नाइब ए मुमालित की, है ना। अमीर हाजिब से ऊपर हुआ करता था। तो उस समय रजिया के समय जो अमीर हाजिब था, मतलब हस्तशाला यानी कि हाथियों का जो अध्यक्ष था, उसका नाम था, है ना, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इसी इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को उठाकर नाइब बना दिया गया था बहराम शाह के समय, बहराम शाह। अब कमेंट बॉक्स में सभी लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कैसी लगी आज की क्लास, क्या इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर आप क्या तोते उड़ गए हैं। आज आपको लग गया अरे छोड़ो यार वही क्वेश्चन करवाओ, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, है ना, दिल्ली वंश का संस्थापक कौन था, इसका ये इसका वो, है ना, किसने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी, ये सब क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो बता दीजिए। लेकिन आज आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, है ना, बत्ती जल गई होगी, पक्की बात है, मीटर चालू हो गया होगा इस क्लास के बाद। तो ये है एक्चुअली में लेवल ऑफ माइंड, ये है मेरा लेवल। अगर आपके 50 में 40 सही है या 35 डेडलाइन, है ना, 50 में 35 सही है तो अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे दो, मेरे आप अपनी तरफ ऐसे कर लो, मान लीजिए मैंने किया है। और 35 अगर कम है और 30 से कम है, 50 में भी 30 से भी कम है। अच्छा ये समझ लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन अपने मन से बता दिए थे आपको, तो बाद में वो भी मिल गए थे, तो उसको छोड़कर एक्चुअली पूछ लीजिए जो मैंने नहीं बताया, क्या आपको मिलता तो आप कर पाते कि नहीं कर पाते, तुक्का छोड़कर कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तुक्का छोड़कर मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली जो आपको आंसर आता हो वो कितने 50 में कितने आपने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी लगेगा
कि हाँ इन बच्चों के अंदर जान है, और हाथ रख के। तो अगर सबने अगर सही बता दिया कि मेरे सब में 40 नंबर हैं, 35 नंबर हैं, 38 नंबर हैं, 42 नंबर हैं, यदि सबने ऐसे बता दिया तो मेरे मन में आएगा कि अच्छा बच्चे पहले से होशियार हैं, फिर नॉर्मल, फिर हम इसको छोड़कर फिर दूसरी सीरीज को चलाएंगे जब तुम लोग को आता ही होगी तो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर बच्चे आए चाहे ना आए लेकिन मैं आऊंगा, मैं जितने बच्चे हैं 300-400 500 जितने बच्चे लोग भी होंगे है ना, जितने व्यूज होंगे है ना, उनको लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाद सर कुछ भी हो मुझे नहीं पता था, आप इस लेवल से क्वेश्चन कराएंगे वरना मैं आता। यदि लेवल सही है तो बताइएगा, तो सीरीज पढ़ाएंगे आगे, और नहीं तो फिर रोक देंगे, फिर वही नॉर्मल उठाएंगे, लूसेंट, परीक्षावाड़ी, दुनिया भर की जो आती है, एस के पांडे वगैरह। ठीक है, निखिल चौहान, नवाब हैदर, आलोक कुमार, स्मार्ट थिंग, शिव ओम, अजय कुमार, पवन पंडित, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, समीक्षा ठाकुर, गुनगुन, प्रेम प्रकाश, चाहत यादव, आरजे लवंशी, है ना, जैसा हो। और लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा प्लीज, प्लीज बोल देता हूं तो बड़ी बात होती है, एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, तो 13 सही 3 गलत 4 नॉट अटेम्प्ट। ओके कोई बात नहीं, आप फिर से करिएगा, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन फिर से एक बार करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाए 50 क्वेश्चन की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टोटल मैं आपको 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, यदि मैं इस सीरीज को लगातार करूंगा तो टोटल 300 क्वेश्चन करवाऊंगा दिल्ली सल्तनत में। फिर इसके बाद भक्ति आंदोलन में आ जाएंगे, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, मुगल काल पे, फिर मुगल काल के संस्कृति पर आ जाएंगे। मिडवल हिस्ट्री के कम से कम कुछ नहीं तो 800 से 900 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और उस 900 क्वेश्चन को आपने लगा दिया तो आपको जिंदगी में चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, परेशान बहुत कम मात्रा में करेगा। लेकिन आप परेशान तभी हो पाएंगे जब ये क्वेश्चन को आते होंगे तभी, वरना आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शाम को फिर मिलते हैं 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।